मशीन के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम टॉपिक देख रहे थे। तो ये है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बुरुश से रिलेटेड है। दी बुरुश कॉन्टैक्ट लॉसेज इन डीसी मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी बुरुश कॉन्टैक्ट लॉसेज हैं डीसी मशीन में वो डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। डीसी करंट यूज कार्बन बुरुश, तो डीसी करंट जो मशीन है वो डीसी मशीन है, कार्बन बुरुश का यूज करती है। कार्बन बुरुश का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 2 to 5 वोल्ट जनरली होता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। वी कैन नॉट यूज इट इन स्मॉल मशीन, क्योंकि 2-5 वोल्ट तक इनका कार्बन बुरुश का वोल्टेज ड्रॉप होता है और स्मॉल मशीन में वोल्टेज वैसे ही कम होता है। इस वजह से हम स्मॉल मशीन के अंदर कार्बन बुरुश का यूज नहीं करते हैं। यानी जहाँ पर जिन स्मॉल मशीन की वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होती है वहाँ पर हम कार्बन बुरुश का उपयोग नहीं करते हैं। इन स्मॉल मशीन वी यूज कॉपर बुरुश, तो वहाँ पर स्मॉल मशीन में हम कॉपर बुरुश का यूज करेंगे और लार्ज मशीन में हम कार्बन बुरुश का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट, टैप्ड और ट्रेपीजोइडल। तो डीसी मशीन के अंदर जो शेप होती है मेन फील्ड फ्लक्स की वो फ्लैट, टैप्ड और ट्रेपीजोइडल होती है। नेक्स्ट हम देखें, ब्रुशेज इन डीसी मशीन आर नेचुरली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली। तो ब्रुशेज हैं डीसी मशीन में वो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकली नेचुरली प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिकली हम नेचुरल पे प्लेस करते हैं ब्रुशेज को। इन इंटरपोल रीजन, यानी इंटरपोल रीजन में नेचुरल पर प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिकली किसको, ब्रुशेज को। यानी डीसी मशीन में ब्रुशेज को इंटरपोल रीजन में नेचुरली प्रेस करते हैं, यानी न्यूट्रल पर प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिकली। बिकॉज इन इंटरपोल रीजन वोल्टेज वैल्यू इज लेस, क्योंकि इंटरपोल रीजन में वोल्टेज की वैल्यू लेस होती है इसलिए स्पार्किंग भी कम होती है। नेक्स्ट हम देखें कि आई स्क्वायर आर लॉसेज और ओमिक लॉसेज हैं, उनको हम कॉपर लॉस और वेरिएबल लॉस के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन डीसी शंट जनरेटर हैज़ स्लाइटली ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स। जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है। इन शंट मोटर इफ़ लोड इंक्रीज ईवी एंड फाई बोथ डिक्रीज। शंट अगर मोटर है हमारे पास में तो शंट मोटर में अगर लोड को इंक्रीज करते हैं तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स दोनों डिक्रीज होते हैं। लेकिन अगर ईवी इज वेरी लेस, अगर हमारा बैक ईएमएफ बहुत कम है तो रिड्यूज कंपेयर टू फाई, सो स्पीड रिड्यूज वेरी लेस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो डीसी शंट मोटर होती है उसके अंदर जब लोड को इंक्रीज करते हैं तो ईवी और फाई दोनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन जो ईवी की वैल्यू है वो कम डिक्रीज होती है कंपेयर टू फ्लक्स। ईवी की वैल्यू बहुत कम, वेरी लेस रिड्यूज कंपेयर टू फाई, यानी फ्लक्स के कंपैरिजन में ईवी की वैल्यू बहुत कम रिड्यूज होती है। इसकी वजह से स्पीड भी बहुत कम रिड्यूज होती है, क्योंकि ईवी इक्वल टू होता है जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 60A। तो फ्लक्स रिड्यूज होगा, ईवी रिड्यूज होगा, लेकिन ईवी कम रिड्यूज होता है, इस वजह से ये स्पीड भी बहुत कम रिड्यूज होती है। नेक्स्ट हम देखें, आर्मेचर कॉइल ऑफ डीसी मशीन यूजुअली मेड ऑफ कॉपर। तो डीसी मशीन की जो आर्मेचर कॉइल है वो कॉपर की बनाई जाती है और इसका म्यू आर है वो 1 से कम होगा। नेक्स्ट हम देखें, 6 पोल डीसी मशीन हैवी सिंपल वेव बाउंड आर्मेचर विथ 72 स्लॉट हैव 72 कॉम्यूटेटर सेगमेंट। कॉम्यूटेटर सेगमेंट मेड बाई हार्ड ड्रॉन कॉपर। कॉम्यूटेटर सेगमेंट है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बनाए जाते हैं। तो अगर 6 पोल डीसी मशीन है, सिंपलेस्ट वेव बाउंडिंग है। सिंपलेस्ट वेव बाउंडिंग मतलब कि A इक्वल टू 2 होगा विथ 72 स्लॉट। अगर 72 स्लॉट है तो 72 ही कॉम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। नेक्स्ट देखें,
फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेशन इन डीसी मशीन इज़ टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, यानी जो कॉम्यूटेटर है, तो डीसी मशीन में कॉम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। नेक्स्ट हम देखें, फॉर ए डीसी शंट जनरेटर टू सेल्फ एक्साइट, अगर डीसी शंट जनरेटर को हम सेल्फ एक्साइट कर रहे हैं, द कंडीशन to be satisfied are that there must be same residual magnetism in the field magnet। तो यहाँ पर दोनों का जो फील्ड मैग्नेट है उसमें सेम रेडियल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। अगर डीसी शंट जनरेटर को अगर सेल्फ एक्साइटेड कर रहे हैं तो वहाँ पर सेल्फ एक्साइट करने के लिए कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वहाँ पर कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है फील्ड मैग्नेट में होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन दी फील्ड मैग्नेट। अगर फील्ड मैग्नेट में कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा तभी हम डीसी शंट जनरेटर है उसको सेल्फ एक्साइट कर सकते हैं। इट मस्ट बी प्रॉपर डायरेक्शन एंड दी शंट फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन दी क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। और ये प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, डीसी शंट जनरेटर यूज्ड फॉर बैटरी चार्जिंग। डीसी शंट जनरेटर को बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, और इट इज आल्सो यूज टू एज ए डीसी एक्साइटर, और डीसी एक्साइटर के लिए भी डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बिकॉज इट्स टर्मिनल वोल्टेज जनरली कांस्टेंट, क्योंकि जो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज होता है जनरली कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं और डीसी एक्साइटर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। डीसी जनरेटर टर्म एज रोटेटिंग एम्पलीफायर। डीसी जनरेटर को हम रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। इट इंक्रीज इनपुट वोल्टेज जस्ट लाइक एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की तरह ये इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ओनली डिफरेंस इज दैट एम्पलीफायर इज कांस्टेंट, क्योंकि एम्पलीफायर कांस्टेंट है यानी डीसी जनरेटर और एम्पलीफायर में इतना ही अंतर है कि एम्पलीफायर हमारा कांस्टेंट होता है जबकि डीसी जनरेटर हमारा रोटेटिंग होता है। और डीसी जनरेटर रोटेटिंग होने की वजह से इसको रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं। डीसी जनरेटर वर्क ऑन दी डायनेमिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो डायनेमिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर डीसी जनरेटर वर्क करता है। नेक्स्ट है, डमी कॉइल इन डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस मैकेनिकल अनबैलेंस। मैकेनिकल अनबैलेंस को रिड्यूस करने के लिए जनरेटर में हम डमी कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। डमी कॉइल यूज्ड विथ वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग के साथ डमी कॉइल यूज की जाती है। डमी कॉइल नॉट कनेक्टेड विथ कॉम्यूटेटर, यानी कॉम्यूटेटर के साथ में डमी कॉइल को हमें कनेक्ट नहीं करना है। डमी कॉइल प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर दी आर्मेचर। आर्मेचर के लिए डमी कॉइल मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड कराती है, क्योंकि बिकॉज आर्मेचर हैव सम स्लॉट विदाउट बाइंडिंग विच क्रिएट अनबैलेंस। क्योंकि आर्मेचर के अंदर कुछ स्लॉट ऐसे होते हैं जिनमें बाइंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से अनबैलेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी मैकेनिकल अनबैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस मैकेनिकल अनबैलेंस को ही ये बैलेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट है कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर इज एम्प्लॉयड इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में हम डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्यूटेटर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एम्पलीफायर। मैकेनिकल एम्पलीफायर, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहते हैं कॉम्यूटेटर को। कॉम्यूटेटर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एम्पलीफायर। कॉम्यूटेटर मेड फ्रॉम हार्ड ड्राउन कॉपर का कॉम्यूटेटर बनाया जाता है। इट्स लेंथ डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू पर इसकी लेंथ कॉम्यूटेटर की डिपेंड करती है। इट्स करंट रेटिंग इंक्रीज, कॉम्यूटेशन लेंथ इंक्रीज। अगर करंट की रेटिंग इंक्रीज होती है मशीन में तो कॉम्यूटेटर की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। शंट जनरेटर का ये फार्मूला है कि N1/N2/N1 इक्वल टू ∅1/∅2 है, यानी कि फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, या फिर स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के। द मैक्सिमम अलाउबल वोल्टेज बिटवीन द एडजेसेंट सेगमेंट इज 30 to 40 वोल्ट। एडजेसेंट सेगमेंट के बीच में जो मैक्सिमम अलाउबल वोल्टेज है वो 30 to 40 वोल्ट है। डीसी सीरीज जनरेटर विल हैव नेग्लिजिबल टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। तो डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज है
नो लोड की कंडीशन में वो नेग्लिजिबल होता है। इन डीसी जनरेटर क्रिटिकल रेजिस्टेंस रेफर टू फील्ड। डीसी जनरेटर में क्रिटिकल फील्ड है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, उसको फील्ड की तरफ रेफर किया जाता है। क्योंकि बिकॉज एट नो लोड फील्ड वाइंडिंग इज नॉट एक्साइटेड, क्योंकि नो लोड पर फील्ड वाइंडिंग है वो एक्साइट नहीं की जाती है। और जब एक्साइट नहीं की जाती है तो ड्यू टू दी फील्ड फ्लक्स वैल्यू इज जीरो, क्योंकि फील्ड फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स की वाइंडिंग को एक्साइट ही नहीं किया है, तो नो लोड वोल्टेज भी यहाँ पर जीरो होगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन एंड रिडक्शन इन फील्ड करंट, these factors are responsible for decreasing in the terminal voltage of DC शंट जनरेटर। यानी शंट जनरेटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज को डिक्रीज करने का फैक्टर है आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन एंड रिडक्शन इन दी फील्ड करंट। तो V इक्वल टू ई जी माइनस आई ए होता है, इज इक्वल टू जेड फाई एन पी डिवाइड बाई 60A। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी आ गया आर ए, आर्मेचर रिएक्शन भी आ गया आई ए आर ए, और रिडक्शन इन दी फील्ड करंट भी आ जाएगा, क्योंकि करंट की फ्लक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। करंट अगर डिक्रीज कर रही है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ईजी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ईजी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आर यूज्ड इन वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल। यानी जो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम है स्पीड कंट्रोल का, वहाँ पर हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उपयोग करते हैं। बट सेल्फ एक्साइटेड आर नॉट, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड का उपयोग वहाँ पर नहीं किया जाता, सेपरेटली एक्साइटेड का यूज किया जाता है। बिकॉज सेल्फ एक्साइटेशन इज अनसूटेबल एट लोअर वोल्टेज, क्योंकि सेल्फ एक्साइटेशन है वो लोअर वोल्टेज पर अनसूटेबल है, लोअर वोल्टेज पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम है, जो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम है स्पीड कंट्रोल का, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम जीरो टू फुल, जीरो टू फुल बोथ डायरेक्शन में हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर एलिवेटर, और जो स्टील मिल होती है वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर यूज फॉर हाई डिस्टेंस लाइट एंड पावर, यानी हाई डिस्टेंस पर लाइट भेजनी हो पावर सोर्स के रूप में हम कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड जनरेटर यूज इन दी रेलवे सर्किट, रेलवे सर्किट में हम यूज करते हैं कंपाउंड जनरेटर का। इनकैंडिसेंट लैंप में हम यूज करते हैं, एलिवेटर मोटर्स में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाई इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ पोल पीस। यानी पोल पीस का अगर क्रॉस सेक्शन हम इंक्रीज कर देते हैं तो उससे डेट्रीमेंटल, जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर 0% वोल्टेज रेगुलेशन होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का। तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर 0% वोल्टेज रेगुलेशन क्यों होता है, 0% वोल्टेज रेगुलेशन? बिकॉज फ्लैट कंपाउंड जनरेटर वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट रहता है। अगर वोल्टेज नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट रहेगा तो हम कह सकते हैं कि 0% वोल्टेज रेगुलेशन होगा। एनी गिवन करंट फॉर दी फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, इसका मतलब क्या है, किसी भी फ्लैट कंपाउंड जनरेटर को कोई भी करंट देते हैं तो इसका मतलब है कि विच मीन्स शंट फील्ड इज रिड्यूस सेम अमाउंट सीरीज फील्ड इज इंक्रीज। जैसे जितना सीरीज फील्ड इंक्रीज होगा उतने ही अमाउंट में शंट फील्ड है रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे 0% वोल्टेज रेगुलेशन होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का। नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज कांस्टेंट रहता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर में। इन डीसी जनरेटर स्पार्किंग एट ब्रूस अकर ड्यू टू दी आर्मेचर रिएक्शन। यानी ब्रूस पर जो स्पार्किंग होती है डीसी जनरेटर के अंदर वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होती है एंड कॉम्यूटेशन की वजह से होती है। ब्रूस इज जनरली मेड बाई कार्बन, कार्बन की ब्रूस बनाई जाती है जनरली डीसी जनरेटर के अंदर। बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि जो कार्बन ब्रूस होती है उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए कार्बन की ब्रूस बनाई जाती है।
नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है लैप बाउंडिंग। लैप बाइंडिंग है लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए, क्योंकि ए इक्वल टू पी पैरेलल पाथ होते हैं, पैरेलल पाथ में ज़्यादा से ज़्यादा करंट जा सकती है, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब लो वोल्टेज हाई करंट के लिए लैप बाउंडिंग। वेव बाउंडिंग ए इक्वल टू पी हो दो होगा यहाँ पर, और ये हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए होती है वेव बाउंडिंग। जैसे हम निकालते हैं ई वी इक्वल टू जेड फाइव एन पी डिवाइड बाई 60 ए। तो अगर मोटर हमारी लैप बाउंड मोटर है तो ए इक्वल टू क्या आएगा, पी नंबर ऑफ पोल के अकॉर्डिंग, और अगर हमारी वेव बाउंड जनरेटर है तो ए इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन डीसी मशीन, फंक्शन ऑफ पोल शूज इन डीसी मशीन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। यानी पोल शूज का फंक्शन क्या है कि फ्लक्स का यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूशन करे। पोल शूज आर फिक्स्ड बाई बोल्ट ऑन मैग्नेटिक फ्रेम, यानी बोल्ट के द्वारा इनको फिक्स कर दिया जाता है पोल शूज को, कहाँ पर, ऑन मैग्नेटिक फ्रेम एंड चौक पर इसको फिक्स कर दिया जाता है। पोल शूज आर मेड बाई थिन कास्ट आयरन स्टील, यानी पतली कास्ट आयरन स्टील का पोल शूज बनाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रॉट आयरन लेमिनेशन का ये पोल शूज बनाए जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये मैग्नेटिक सर्किट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको रिड्यूस कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टेंट रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट रिड्यूस, यानी एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक सर्किट का जो रिलक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट जो मशीन है, डायरेक्ट करंट मशीन यानी डीसी मशीन आर अटैच्ड विथ इंटरपोल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कम्यूटेशन अंडर लोडेड कंडीशन, यानी लोडेड कंडीशन में डीसी मशीन है वो इंटरपोल के साथ में अटैच होती है ताकि कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर सके। वी प्लेस ए स्मॉल एडिशनल पोल बिटवीन दी मेन फील्ड पोल, यानी मेन फील्ड पोल के बीच में एक एडिशनल पोल हम प्लेस कर देते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सके। दिस इज यूज फॉर रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन फॉर फील्ड एंड लोड करंट। तो यहाँ पर फील्ड और लोड करंट के लिए आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ये एडिशनल पोल है लगाते हैं या प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है ए डीसी जनरेटर हैविंग 2 लेयर लैप बाइंडिंग इज बाउंड विथ 4 पोल एंड 18 कॉइल्स, 18 कॉइल है, 4 पोल है। द पोल पिच इन दिस केस, पोल पिच क्या होती है, पोल पिच का फार्मूला होता है नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं हमारे पास, कॉइल हैं 18, तो 18 डिवाइड बाई 4 कितना है, 4 पोल हैं। लेकिन 2 लेयर लैप बाउंडिंग है, तो लैप बाउंडिंग है तो लैप आ जाएगा 2, तो 2 लेयर है तो 2 लेयर आ जाएगा। लैप बाइंडिंग है यानी ए इक्वल टू पी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 9, पोल पिच आ गई 9। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ ब्रूस इन डीसी जनरेटर इज टू कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर, यानी फंक्शन क्या है ब्रूस का डीसी जनरेटर के अंदर, ताकि ये क्या करती है, करंट को कलेक्ट करती है कम्यूटेटर से, तो कम्यूटेटर से करंट लेती है ब्रूस। ब्रूसेज आर मेड इन डीसी मशीन कार्बन ग्रेफाइट तांबा, यानी कार्बन ग्रेफाइट या तांबा की ब्रूस या डीसी मशीन में बनाई जाती है। नेक्स्ट है द सीरीज फील्ड ऑफ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर इज एक्साइटेड बाय द आर्मेचर करंट और सप्लाई करंट। जो सीरीज फील्ड होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का वो आर्मेचर करंट या फिर हम कह सकते हैं सप्लाई करंट से एक्साइटेड होता है। नेक्स्ट है द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज नो लोड सैचुरेशन,
ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी जनरेटर की, उसको हम नो लोड सेचुरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये ईएमएफ हो जाएगा हमारा, ये फील्ड करंट है, और ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सेचुरेशन करंट यहाँ तक सेचुरेशन कंडीशन, फिर है ये कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। तो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, इसको हम नो लोड सेचुरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड। द रेजिस्टेंस जनरेटर इज 4 ओम। इन सीरीज जनरेटर क्या होगा, माइनस ऑफ लोड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट, यानी आर्मेचर करंट और लोड करंट आपस में एक दूसरे का अपोजिट होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ई जी इक्वल टू बी प्लस आई ए, आर एफ प्लस आर ए हो जाएगा, और ई जी की वैल्यू दे रखिए 220 वोल्ट। और यहाँ पर हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड, यानी आर एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड 200 वोल्ट डीसी सीरीज जनरेटर इज 4 ओम, यानी सीरीज फील्ड आर एफ का दे रखा है कितना, 4 ओम दे रखा है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी दे दिया होगा, आई एल आई ए माइनस आई ए के इक्विवेलेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डीसी शंट जनरेटर यूज्ड फॉर बैटरी चार्जिंग। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है वो आर्क वेल्डिंग में हम यूज करते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ विल बी ड्यूप्लेक्स 4 पोल लैप बाइंडिंग, मतलब ए इक्वल टू पी होगा, तो ये होगा कर देंगे 4 पोल है जनरेटर क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है इक्वल टू दी फील्ड रेजिस्टेंस। डीसी जनरेटर की कंडीशन में क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो फील्ड रेजिस्टेंस के इक्वलेंट होता है। अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन हो जाता है फील्ड रेजिस्टेंस से, तो डीसी जनरेटर है वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, या लेस देन होगा। हम कह सकते हैं डीसी जनरेटर का जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस है। डीसी जनरेटर क्रिटिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू दी फील्ड रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन हो गया फील्ड रेजिस्टेंस से, तो डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करने में असमर्थ रहेगा। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर डिस्क्राइब्ड एज द रिलेशन बिटवीन नो लोड जनरेटेड ईएमएफ एंड करंट। तो ये है हमारी टोटल इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, जो कि किसके बीच में देते हैं टोटल इंटरनल डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देते हैं नो लोड जनरेटेड ईएमएफ ईजी एंड आर्मेचर करंट आई है इसके बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईजी ये हमारा वोल्ट है, यानी वोल्टेज जनरेटेड इन आर्मेचर ईजी, और ई आर है हमारा यहाँ पर जो ई आर है ये है हमारा आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप जो आई ए आर ए होता है, और ई नॉट है हमारा ये नो लोड जनरेटेड ईएमएफ है। नेक्स्ट हम देखें कि सीरीज जनरेटर हैज़ पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, और दिस जनरेटर हैव स्पीड एट वोल्टेज रेगुलेशन लेस। तो यानी इस जनरेटर के अंदर स्पीड है वोल्टेज रेगुलेशन पर वो लेस होती है, यानी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ओवर कंपाउंड जनरेटर हैव नेगेटिव वोल्टेज कांस्टेंट, ओवर कंपाउंड जनरेटर है वो भी नेगेटिव वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इट हैज़ वेरी कांस्टेंट बट लेस देन दी सीरीज जनरेटर, के अंदर जो वोल्टेज होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन सीरीज जनरेटर से भी कम होता है। शंट एंड कंपाउंड जनरेटर सीरीज जनरेटर इज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो हमारा शंट एंड कंपाउंड जनरेटर है उसका वोल्टेज कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग एंड लोड ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सीरीज जनरेटर होगा उसमें आर्मेचर है फील्ड है। नेक्स्ट है इन डीसी जनरेटर एडी करंट लॉस, डीसी जनरेटर के अंदर एडी करंट लॉसेज कुछ नहीं है बल्कि आयरन लॉसेज हैं।
आयरन लॉस इज कम्बिनेशन ऑफ एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। आयरन लॉस से हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस का कम्बिनेशन होता है, और यह 20 to 30%। जनरेटर में टोटल लॉस का 20 to 30% होता है हमारा आयरन लॉस। लैप बाइंडिंग जनरली यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज, वेल्डिंग पर्पज के लिए हम लैप बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डमी कॉल यूज विद द वेव बाइंडिंग के साथ डमी कॉल का यूज किया जाता है। दिस बाइंडिंग इज नॉट कनेक्टेड विद कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के साथ में डमी कॉल कनेक्ट नहीं की जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जनरेटर वर्क ऑन दी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी आरएचएस पे काम करेगा। जनरेट करेगा मतलब जनरेट करेगा, तो आरएचएस राइट हैंड से जनरेट कर सकते हैं। मोटर है वो लेती है पावर, तो जो फ्लेम हैव लार्ज फ्लक्चुएशन, यानी लार्ज फ्लक्चुएशन होती है लोड में, तो हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। दिस इज यूज इन लार्ज डीसी मशीन। लार्ज डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है, लाइक टर्बो जनरेटर एंड रोलिंग मशीन। जैसे टर्बो जनरेटर और रोलिंग मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है द ब्रेक टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में एफिशिएंसी डिटरमाइन करने का सबसे डायरेक्ट मेथड जो है वो है ब्रेक टेस्ट। दिस इज यूज्ड इन स्मॉल मशीन, तो स्मॉल मशीन में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिंग, यानी हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिंग कंडीशन एट फुल लोड ऑफ लार्ज डीसी मशीन। कॉम्यूटेटिंग कंडीशन एट फुल लोड ऑफ लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड बाई हॉपकिंसन टेस्ट। तो हॉपकिंसन टेस्ट से हम कॉम्यूटेशन कंडीशन है फुल लोड पर लार्ज डीसी मशीन की चेक कर सकते हैं। दिस टेस्ट नीड 2 आइडेंटिकल मशीन। इस टेस्ट जो हॉपकिंसन टेस्ट है इसमें 2 आइडेंटिकल मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत मशीन ऑपरेट एट फुल लोड, दोनों मशीन फुल लोड पर ऑपरेट होनी चाहिए। बट पावर टेकन बाई सर्किट इक्वल टू लॉसेज इन दी बोथ मशीन। और जो सर्किट के द्वारा पावर ली जाएगी वो इक्वल होती है कि दोनों मशीन के अंदर कितना लॉस है उसके इक्वल होती है जो पावर टेकन लिया जाता है सर्किट के द्वारा। दिस टेस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दी आर्मेचर रिएक्शन एंड कॉम्यूटेशन टेम्परेचर राइज। तो ये जो टेस्ट है ये इस टेस्ट से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि आर्मेचर रिएक्शन कितना बढ़ रहा है, कॉम्यूटेशन टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कम्यूटेटर का जो टेम्परेचर है कम्यूटेशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ रहा है। दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज बैक टू बैक टेस्ट। हॉपकिंसन टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं, और ये हमेशा फुल लोड पर ही किया जाता है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में मैक्सिमम पावर डिलीवर करने की कंडीशन क्या है, बैक ईएमएफ और 2V के इक्वलेंट होना चाहिए, यानी EV इक्वल टू V/2। मोटर के लिए है EV इक्वल टू V/2, जनरेटर के लिए बैक ईएमएफ इक्वल टू 2V। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंडक्टर इन बोथ लैप एंड बिग मशीन। इंटरपोल है वो यूज किया जाता है किसके अंदर, दोनों के अंदर। बहुत लैप बाइंडिंग और बेब बाइंड दोनों मशीन होती हैं उनके अंदर हम इंटरपोल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल। यानी जो नंबर ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं हम कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में डीसी मशीन के अंदर वो हमेशा कम होने चाहिए नंबर ऑफ कंडक्टर आर्मेचर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल से हमेशा कम होने चाहिए। दिस इज यूज इन लार्ज डीसी मशीन में हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। दिस इज यूज वेयर लोड फ्लक्चुएशन इज हाई। और ये कहाँ पर यूज की जाती है, जहाँ पर लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये है ए डीसी शंट जनरेटर इज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये डीसी जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। दिस इज एक्साइटेड बाई सेल्फ शंट फील्ड, सेल्फ शंट फील्ड से एक्साइटेड किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज ये प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडेड इन दी फील्ड ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में हम एडिशनल रजिस्टर कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा,
विल डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ जनरेटर, इसकी वजह से डिक्रीज होगा। बिकॉज ड्यू टू द रेजिस्टेंस शंट करंट रिड्यूज, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वजह से शंट करंट रिड्यूज हो जाती है, और शंट करंट रिड्यूज होने की वजह से फाई एस एच रिड्यूज हो जाता है, और फाई एस एच रिड्यूज होने की वजह से ई वी की वैल्यू है वो भी रिड्यूज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें, एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ एन आर्मेचर ऑफ ए डी सी जनरेटर व्हेन द आर्मेचर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द कंडक्टर गिवन बाई। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर मूव करता है तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो दिया जाता है E इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा। V यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है, E यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, B यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लक्स है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है। नेक्स्ट है, द पार्ट्स ऑफ आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट विच टेक्स एक्टिव पार्ट इन द ईएमएफ जनरेशन आर दी कॉर्ड। जो पार्ट्स है आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कि एक्टिव पार्ट है ईएमएफ जनरेशन में, वो क्या है, कॉइल साइड है, वो इनसाइड द स्लॉट की जो कॉइल साइड है वो ज़्यादा पार्ट इसमें ज़्यादा रोल अदा करती हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक आर्मेचर सर्किट के अंदर ईएमएफ जनरेट करने में। द एक्साइटिंग कॉइल ऑफ एनी डीसी मशीन आर बाउंड अराउंड द पोल। जो एक्साइटिंग कॉइल है वो किसके चारों तरफ लपेटी जाती हैं, बाउंड किसके चारों तरफ की जाती हैं, पोल के चारों तरफ की जाती हैं। अंडर कॉम्यूटेशन गिवन राइज टू स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एड्ज ऑफ द ब्रुश बिकॉज हेयर फ्लक्स वैल्यू इज हाई। तो कॉम्यूटेशन की केस में स्पार्किंग राइज होगी कहाँ पर, ट्रेलिंग एज बैक, यानी ब्रुश की जो ट्रेलिंग एज है वहाँ पर स्पार्किंग वैल्यू हाई होती है। फ्लक्स वैल्यू इज लो एट लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स की वैल्यू कम होती है, इसलिए स्पार्किंग भी वहाँ पर कम होती है। फॉर ए डीसी जनरेटर इफ द ब्रुशेज आर गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट, अगर ब्रुश को थोड़ा फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया जाए डीसी जनरेटर के अंदर, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज पार्टियरली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, आर्मेचर का है कुछ पार्शियली डीमैग्नेटाइज होगी और पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइज होगी। ए फुल पिच वाइंडिंग द जनरेटेड वोल्टेज इन बोथ कॉइल साइड आर एक्साइटेड इन एग्जैक्टली इन फेज। फुल पिच वाइंडिंग में जो जनरेटेड वोल्टेज होता है बोथ कॉइल साइड के अंदर वो एग्जैक्टली इन फेज होता है, लेकिन अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग है तो वहाँ पर ये 180 डिग्री से लेस देन होता है। इफ़ द कॉयल पिच इज इक्वल टू पोल पिच, अगर कॉयल पिच हमारी पोल पिच के इक्वल है तो उसे हम कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। इफ़ द कॉयल पिच इज लेस देन द पोल पिच, अगर कॉयल पिच हमारी लेस देन है पोल पिच से तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। द इंड्यूस्ड ईएमएफ मेंटेन द सेम डायरेक्शन डीसी और मोटर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन सेम होती है, इज इक्वल टू जेड फाई, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो। रिलक्टेंस टॉर्क इन द रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट व्हेन द रिलक्टेंस वर्किंग एमएफ वेरीज, यानी वर्किंग एमएफ के द्वारा जो रिलक्टेंस है वो वेरी होता है, तो उसकी वजह से रिलक्टेंस टॉर्क है रोटेटिंग मशीन में वो प्रोड्यूस होती है। तो रिलक्टेंस टॉर्क इन द रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट, रिलक्टेंस टॉर्क रोटेटिंग मशीन में प्रेजेंट होगी कब, जब वर्किंग एमएमएफ की वेरी होने की वजह से रिलक्टेंस देखा जाता है। नेक्स्ट हम देखें, द वेरिएबल लॉसेज इन डीसी शंट मशीन इज आर्मेचर कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कॉपर लॉसेज हैं डीसी शंट मशीन के अंदर, वो वेरिएबल लॉसेज हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेज, वन इज कॉपर लॉसेज, देयर आर टू कॉपर लॉसेज इन दी डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में दो तरह के कॉपर लॉस होते हैं, वन इज फील्ड कॉपर लॉस, सेकंड इज आर्मेचर कॉपर लॉस। फील्ड कॉपर लॉस इज कांस्टेंट बिकॉज वोल्टेज वैल्यू इज कांस्टेंट, फील्ड कॉपर लॉस कांस्टेंट होंगे क्योंकि वोल्टेज वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आर्मेचर कॉपर लॉसेज है डिपेंड करते हैं लोड पर। आर्मेचर कॉपर लॉसेज आर हाईएस्ट इन डीसी मशीन कंपेयर टू अदर लॉसेज, जो आर्मेचर कॉपर लॉसेज हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर लॉसेज, और इट्स की वैल्यू जो होती है आर्मेचर कॉपर वैल्यू 30 to 40% ऑफ टोटल लोड, टोटल लॉसेज की 30 to 40% होती है।